नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील जादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की बातचीत में मेरे साथ है मॉरिशस मोका से डॉक्टर तनुजा बिहारी जी। आप महात्मा गांधी संस्थान मोका में प्राध्यापिका के रूप में विगत कई वर्षों से कार्य करती है और वे आज कुछ दिन पहले यहाँ पर नांदेड़ में जो संगोष्ठी हुई और कवि सम्मेलन हुआ उसके लिए आमंत्रित किया गया था और हमने सोचा कि इस बहाने से उनसे मुलाकात की जाए, उनसे बातचीत की जाए और आपके साथ हम रूबरू उनको करवाएं, उनके विचारों को हम जानें, उनके बारे में आप तक पहुंचाने का काम हम यहाँ कर रहे हैं। नमस्ते तनुजा जी। नमस्ते सुनील जी। आप यहाँ पर लगभग 4 दिन से है, आने के बाद यहाँ आपको कैसे लगा? यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर तनुजा पदारत बिहारी। मैं मॉरिशस की बेटी और भारत की पोती हूँ। तो सबसे पहले आपने यह पूछा कि मुझे नांदेड़ में कैसा लगा। देखिए, भारत जितना बड़ा है और चाहे मेरी जितनी भी उम्र हो चुकी है, मैंने नांदेड़ के बारे में अब तक नहीं सुना था। पहली बार आप जी, नांदेड़ पहली में बार आए। मैं आई हूँ और पहली बार इस शहर का अच्छा, नाम आपने भी ये भी सुना था। बताया था कि नांदेड़ का नक्शा आप मुझे अपने ढूंढना पड़ा, मुझे ये नक्शे आखिर पर ढूंढना पड़ा ये कि भारत में ही है या नहीं है? जी जी जरूर। जैसे आपने कॉल किया, आपने कहा कि आप मुझे आमंत्रित कर रहे हैं संगोष्ठी के लिए, तो सबसे पहले ऑफ कोर्स कहीं जाने से पहले आप सोचते हैं अच्छा कहाँ पे जा रहे हैं, विशेषकर एक अनजान देश, अनजान शहर। बिल्कुल हालांकि बिल्कुल। देश अनजान तो नहीं है, लेकिन अनजान शहर था जरूर उस समय। हाँ हाँ। तो ढूंढना पड़ा जब अब मैंने जाना पहचाना हो जी गया है। अब बहुत जाना पहचाना हो गया, काफी घूम लिया। तो नांदेड़ आकर सबसे पहले यह लगा कि जैसे बाकी बड़े शहरों में भारत में विशेषकर कहीं ना कहीं प्रदूषण का प्रभाव दिखता है, या फिर हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं जलवायु के कारण, लेकिन नांदेड़ आकर यह स्थिति नहीं रही। तो ये बात तो सही थी। दिल्ली में, मुंबई दिल्ली की में तुलना में जितना मुंबई, प्रदूषण है, इन दोनों की तुलना में अगर चाहे आप अन्य जगहों की भी बात कर लें, वहां पर प्रदूषण काफी है, लेकिन बिल्कुल यहाँ नहीं। जब मैं उतरी तो सांस लेने में दिक्कत भी नहीं दिक्कत हुई नहीं हुई। और सब कुछ अच्छा रहा। फिर आप मिले स्टेशन पर, तो फिर जान में जान आई। चलिए, एक जगह है जहाँ पर कम से कम आप मॉरिशस में मिले थे। यादें काफी धुंधली है, लेकिन फिर भी हम मिले थे सभागृह में। जी आपका हमने वहाँ पर वक्तव्य सुना था, जी एकदम जी प्रभावित करने वाला वक्तव्य था और यही कारण था कि आप यहाँ आमंत्रित हो गए, क्योंकि जी जी। हीरे की चमक कहीं छिपाई ही नहीं जा सकती, वो कभी धन्यवाद ना कहीं धन्यवाद। दिखी जाती है। तो ऐसा हीरा हमने नांदेड़ में आमंत्रित किया था। तो हीरे जी अर्थात कि तनुजा जी। तो तनुजा जी, आप मॉरिशस में मतलब कब से रहते हैं? क्या आप भारत से जाके वहाँ रहे या आपकी कौन सी पीढ़ी है? इस संदर्भ में हमें, हमारे श्रोताओं को बताइए जरा। अच्छा, सबसे पहले मैंने जब आप अपना परिचय दिया था कि मैं मॉरिशस की बेटी हूँ और भारत की पोती, इसको मैं थोड़ा विस्तार से समझाती हूँ, आसान रहेगा। मॉरिशस की बेटी मॉरिशस की बेटी और और भारत की पोती। हाँ। ये कुछ तो अलग बात दिखाई दे रही है, हमको जरा विस्तार से बताइए। तो मैं आपको पता ही होगा कि सन 1834 से मॉरिशस में भारतीय शतबंद मजदूर गए। हाँ। और उस समय से लेकर 1924 तक आते रहे। तो मैं उन्हीं की वंशज हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरे पर दादा अच्छा। तो वहां से आए थे और वे उत्तर प्रदेश से थे। हाँ। और मैं उनकी चौथी पीढ़ी हूँ। अच्छा। तो मैं उनकी पोती रही, पर पोती, और इसीलिए भारत की पोती और मॉरिशस की बेटी, क्योंकि मैं चौथी पीढ़ी हूँ। मेरा जन्म, पालन पोषण सब उसी वातावरण में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि स्थिति यह रही कि हम एक भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश में पले बढ़े जरूर, लेकिन हम उतने ही मॉरिशस वासी है जितने आप भारतीय। क्या बात है, इसलिए मॉरिशस की बेटी है। जी। ये तो राज बता दिया कि वे भारत की पोती है और मॉरिशस की बेटी है। इस राज को जानने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप मॉरिशस में करते क्या है? आप करते क्या? वैसे ये सवाल तो अटपटा सा लगता है, मुझे पता है आप क्या करते हैं, आप प्राध्यापिका है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। अच्छा, मॉरिशस में
जानकर आपको खुशी होगी, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, मॉरिशस में चूंकि हम अधिकतर भारतीय वंशज हैं, तो वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई होती है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक। और 1990 के दशक में फिर यह विश्वविद्यालय स्तर पर, तृतीय स्तर पर हिंदी पहुंची। तो मैं वहाँ पर आरंभ में मैं माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ाती थी। फिर बाद में जब मैंने अपनी पीएचडी पूरी की तो मैं तृतीय शिक्षण में आ गई। तो मैं इस समय हिंदी प्राध्यापिका हूँ वहाँ पर महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग में। क्या बात, मतलब वरिष्ठ महाविद्यालय वहाँ पर। जी। पीएचडी कहाँ से किया आपने बताया अभी कहते हुए कि आपका जो आप आगे बढ़ते गए। जी। तो पीएचडी मैंने आगरा से की है, बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से। क्या बात है, भारत में आकर आपने शोध कार्य किया। इस शोध कार्य का क्या विषय था? अच्छा, मैंने हालांकि मैं दोनों बता दूं, मैंने डिलीट की उपाधि भी पाई है। हाँ, डिलीट की उपाधि की कि इतनी कम उम्र में डिलीट की उपाधि करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब इस दोनों के बारे में बताइए, दोनों किस विषय पर आपने किया है काम और कहाँ से किया है? पीएचडी का विषय एक तरफ से मेरे एमए का एक विस्तार था। जैसे हम एमफिल करते हैं फिर पीएचडी करते हैं। हाँ। तो एमए करने के बाद मैंने चूंकि कृष्णा सोबती को एक विषय लिया था, मेरे थीसिस का टॉपिक उनके रचना पर था। तो मैंने थोड़ा सा विस्तार में लिया। मैंने कृष्णा सोबती के अन्य के 4 उपन्यास लिए और उसको अनुवाद की दृष्टि से, अंग्रेजी में जिसका अनुवाद हुआ है, तो मैंने अनुवाद प्रक्रिया की दृष्टि से उसका विश्लेषण किया है। अच्छा। तो यह पीएचडी का विषय रहा। और डिलीट के लिए मैंने आरंभ से ही अपना परिचय देते हुए आपको बता दिया, चूंकि मैं गिरमिट समाज से हूँ तो मैंने गिरमिटिया समाज को ही लिया। लेकिन इस बार मैंने क्षितिज थोड़ा बढ़ा दिया था और मैंने पूरे विश्व में जो प्रमुख गिरमिटिया समाज है वहां पर हिंदी की स्थिति और उसकी आवश्यकता पर कार्य किया है। तो मैंने मॉरिशस को लिया है, वहां तो मैं थी ही। मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, सुरिनाम, गयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, इन देशों में गिरमिट समाज में मैंने हिंदी की स्थिति और उसकी आवश्यकता पर कार्य किया। क्या बात है, बहुत आप कहते कहते गिरमिटिया इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता को गिरमिटिया क्या है यही पता नहीं है, तो थोड़ा सा संक्षिप्त इसके बारे में बताइए। अच्छा, गिरमिटिया देखिए, ये कोई हिंदी का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी से आया है। आरंभ में जब शर्तबंद मजदूर, शर्त के हिसाब से जो मजदूर, बंधुआ मजदूर जो जा रहे थे मॉरिशस में, हालांकि प्रलोभन इन सब की चर्चा में हम बाद में करेंगे। तो जब वो लोग गए थे तो शुरू में उनको एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने थे। तो एग्रीमेंट से तात्पर्य यह था कि वो कितने सालों के लिए वहां पर जा रहे हैं काम करने के लिए, शर्त के हिसाब से उनको क्या क्या प्राप्त होगा, मतलब राशन का जो बेसिक होता है क्या क्या देंगे। तो वो उसका नाम एक एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, मतलब जो उनको काम पर ले रहे थे। तो एग्रीमेंट, चूंकि ये लोग अधिकतर अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तो उनके लिए एग्रीमेंट, ऑफ कोर्स इट्स एन इंग्लिश वर्ड, अगर वो इसका उच्चारण भी करें तो उनको दिक्कत हो रही थी, बोल नहीं पाते थे एग्रीमेंट शब्द को। तो एग्रीमेंट शब्द को वो धीरे धीरे वो थोड़ा सा अपभ्रंश होता गया और एग्रीमेंट से गिरमिटिया लोग, ये लोग गिरमेंट पर गए थे। तो गिरमेंट पर जाने वाले लोग, गिरमेंट पर जाने वाले गिरमिटिया बने। क्या बात है, कितने रोचक, एक शब्द के पीछे एक लंबी कहानी हमको दिखाई देती है। बहुत ही अच्छे संक्षिप्त ढंग से आपने बताया। आप थोड़ा सा मॉरिशस में है और क्या बाकी पढ़ाने के अलावा आप क्या करते हैं? अच्छा, पढ़ाने के अलावा देखिए, बचपन से मैं स्पोर्ट्स की आदी हूँ। क्या बात है। तो मुझे बैडमिंटन बहुत अच्छा लगता है। मैं महात्मा गांधी संस्थान की ही एक प्रोडक्ट हूँ, प्रोडक्ट इन अ सेंस कि मेरी पढ़ाई भी वहीं पर हुई। क्या बात। तो इसीलिए शायद लगाव इतना है महात्मा वहीं पढ़े और वहीं पर प्राध्यापक बने। वहीं पर था। अच्छा,
तो वहाँ पर मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी सक्रिय थी, तो मैं वॉलीबॉल खेलती थी, बाकी दौड़ वगैरह ये मैं करती ही क्या थी। बात है। लेकिन शादी के बाद ऑफ कोर्स मैं उनमें से वॉलीबॉल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके लिए समय लगता था और ट्रेनिंग ये सब। लेकिन फिर भी लेजर के लिए मैं बैडमिंटन खेलती हूँ अभी क्या भी। बात है, बहुत खूब। बैडमिंटन, वॉलीबॉल और दौड़ना, आज भी आप दौड़ते चलते, क्या कुछ नहीं, रूटीन क्या अब है? जीवन दौड़ाता जी है। जीवन तो आजकल दौड़ भरे, मतलब आज का आधुनिक युग ही कुछ ऐसा है यही कि दौर हम है अभी। दौड़ भरी जिंदगी हो गई है, हाँ। यांत्रिक जिंदगी हो गई, और उसमें हमको शामिल होना ही पड़ता है। अब अभी और मॉरिशस में वहां पर कौन सी भाषा चलती है? वो हम्म। कौन कौन से, क्या मतलब किस तरह की जिनको भाषा? मॉरिशस के बारे में रुचि है या जानना चाहते हैं कि मॉरिशस कैसा देश है, तो मैं संक्षेप में समझा दूं। मॉरिशस एक निर्जन टापू था शुरू में, और वहाँ पर सबसे पहले अरब लोग आए, लेकिन वो टिके नहीं। फिर पुर्तगाली लोग, डच लोग, और देश पर सत्ता जमाने वाले फ्रांसीसी लोग आए थे शुरू में 1700 के आसपास। और उसके बाद ब्रिटिश ने उस पर अपना सत्ता जमा लिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे फ्रेंच बेस, मतलब वो सबसे अधिक समय के लिए थे वहां पर। और जब बरतानी लोग आए भी, तो फ्रेंच का दबदबा रहा, क्योंकि सारे बागान उनके थे, उनके और वैसे भी उन्होंने सुलह भी कर लिया था, कि एक समझौता था उनके बीच कि चाहे उनका सत्ता हो, लेकिन ये लोग वहीं पर रहेंगे। अच्छा। तो पेरिस में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था उसके बारे में। उसके बाद जब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, दास प्रथा के उन्मूलन के साथ मैंने आपको यह बताया कि भारतीय शर्तबंद मजदूर वहां गए थे। लेकिन इसी बीच चूंकि दास लोग थे वहां पर, तो ये अफ्रीकी मूल के थे। फिर भारतीय मूल के इतने लोग गए, लगभग 4 लाख के ऊपर लोग वहां पर गए। और उसी अंतराल में चीनी लोग भी आए। तो इस प्रकार अगर आप देखें, तो वहां पर एक मिनी भारत है, एक छोटा सा भारत है। मॉरिशस को तमिल, छोटा भारत कहा हाँ, जाता तमिल, तेलुगु, मराठी, है। हाँ। हिंदू, मुसलमान, और उसके साथ साथ ईसाई, क्योंकि दास लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, वो बरबस था। आप समझ सकते हैं, दास है तो फिर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। और चीनी लोग, मतलब बौद्ध भी हैं और चीनी तो अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लोग, जी। जाति धर्मों के वहाँ रहते अब हैं। चूंकि ये सभी लोग हैं, हाँ। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रही भाषा, हूँ हाँ भाषा को हाँ हाँ लेकर। अब चूंकि ये बहुसांस्कृतिक देश था, और मूल में फ्रेंच लोग वहां थे, और हमारे शर्तबंद मजदूर उनके साथ काम करने गए, तो भोजपुरी तो पनपी वहां पे। उनके चूंकि अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश, बिहार उत्तर से प्रदेश थे, बिहार से हैं। तो भोजपुरी एक समय में बहुत ही प्रचलित थी, अभी भी थोड़ी सी है। लेकिन फिर बीच में एक कॉमन, एक ऐसी भाषा का महत्व हुआ, जो दास प्रथा, मतलब दासों के बीच में, भारतीयों के बीच में, चीनी मूल के लोगों में, और फ्रांसीसी लोगों के बीच में एक पुल बांधे। तो वो भाषा बनी भोजपुरी। नहीं, सॉरी, भोजपुरी नहीं, क्रियोली बेस, क्रियोली भाषा। तो क्रियोली भाषा में आप देखेंगे, उसमें फ्रेंच मूल में फ्रेंच है। उसकी बनावट अगर आप देखें, तो वाक्य संरचना कहीं ना कहीं हेर फेर होते हैं उसमें, व्याकरण पर निर्धारित नहीं है। लेकिन कोशिश यही होती है कि शब्द जो है वो स्पष्ट हो, शब्दों से आपको समझ में आ जाता है, और क्रियाओं का हम पूर्ण प्रयोग नहीं करते। तो विभिन्न शब्दों, भाषाओं से उसमें मिलकर एक नई आपको, भाषा का जन्म जी हुआ। जी, आपको उसमें फ्रेंच सबसे ज्यादा हाँ। उसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्वन्यात्मक रूप से देखें, तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, मतलब शुद्ध उच्चारण नहीं है फ्रेंच शब्दों के, और उसमें भोजपुरी शब्द आ चुके हैं। उसमें अन्य, जैसे अन्य संस्कृतियों के शब्द भी आ चुके हैं, जैसे तमिल के मामे शब्द, मामा जैसे बोलते हैं, तो ये शब्द मिलकर फिर क्रियोली शब्द, क्रियोली की शब्दावली बनी। क्या बात है। इस क्रियोली का एखादा उदाहरण स्वरूप, जैसे हम अच्छा। संदेश देना चाहते हैं, आप
क्रियोली में कोई संदेश दीजिए और बाद में अनुवाद बताइए, 2-3 पंक्तियों में। अच्छा, तो मैं शुरू करती हूँ। हाँ, बिल्कुल क्रियोली में। Bonjour a tous, moi espère que vous allez bien. Et moi vais faire cette interview là avec Dr. Sunil Jadhav ici. Et simplement me peut donner une idée comment Maurice était et à la base sur l'histoire comment il était. So इतना मुझे ये जब मैं सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं मॉरिशस पहुंच गया हूँ। जी, तो इसको हिंदी में बताइए। इसको हिंदी में मैंने बस इतना ही कहा कि नमस्ते सभी लोग, आशा है कि आप सब ठीक है। मैं इस समय डॉक्टर सुनील जाधव जी के साथ एक साक्षात्कार के लिए बैठी हूँ और मैं मॉरिशस के इतिहास के बारे में, मॉरिशस का संक्षिप्त इतिहास थोड़ा सा समझा रही हूँ। ये डोडो, जब भी मॉरिशस का नाम लिया जाता है तो डोडो पक्षी आ जाता है वहां पर। पीछे जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो भारत का मोर और मॉरिशस का डोडो, तो इस डोडो की क्या कहानी है कि अभी डोडो वहां तो दिखते नहीं है, फिर डोडो की क्या कहानी है? अच्छा, कहाँ चले गए वो? कहाँ चले गए मतलब प्रश्न ये है, कई लोग पूछते हैं कि क्या डोडो कभी था भी कि नहीं। हाँ। देखिए, जैसे मोर भारत के लिए प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ। तो मॉरिशस के लिए डोडो, हालांकि जब यह देश स्वतंत्र हुआ तब डोडो तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पक्षी इसलिए है क्योंकि ये किसी समय में मॉरिशस, केवल मॉरिशस में, मैं आपको ध्यान से मैं बता रही हूँ, सिर्फ वो द्वीप पर पूरे विश्व में मात्र मॉरिशस में ही डोडो पक्षी था। और यह पक्षी मतलब उसके कंकाल मिले, तो जब मिले तो उनको ध्यान आया कि अच्छा ऐसा पक्षी था जो अब नहीं रहा। और ये क्या मुर्गे की साइज का था क्या? अच्छा, साइज का तो लगभग इतने का तो था ही, लेकिन वो अलग अलग मतलब मांस से भरा हुआ था। मांस से भरा हुआ, उसकी चोंच इतनी थोड़ी मोटी थी और टेढ़ी थी। हाँ। तो आखिर ये गए कहाँ? मैंने सुना है कि इसे कौन, फ्रेंच या पुर्तगाली, डच लोगों ने इसे काट काट कर खा लिया। इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उसे सब खत्म ही कर दिया। क्या ये सही बात है? इतिहास में तो यही पता चला। अब किसने पूरी तरह से खत्म किया ये तो हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, अब वैसे भी होगा भी नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन हमें यह ज्ञात है कि पुर्तगाली के जाने के बाद जब डच मॉरिशस आए तो उस समय निर्जन टापू था, तो उनको जो भी मिला, और ये मांसाहारी लोग थे, निर्जन था इसलिए खाने के लिए, तो खाने के लिए जो भी उनके लिए प्राप्त था, तो उसको उस पर आक्रमण। वहां पर कई ऐसे कछुए थे, बड़े बड़े कछुए, जो अभी लुप्त हो गए, लुप्त प्राय कहेंगे, लेकिन डोडो तो मतलब लुप्त है। सारे द्वीप पर जो पक्षी थे, हाँ, जो खाने की चीज थे, इन्होंने सब खा लिया। डोडो का शरीर भारी था और वो उड़ नहीं पाता था, इसलिए आसानी से पकड़ में आ जाता था। और तो देखिए, हमें स्वस्थ होना चाहिए, वरना हम दौड़ नहीं पाएंगे, भाग नहीं पाएंगे जीवन में। इसलिए अगर ये बहुत बड़ा संदेश है, डोडो हमको संदेश देके जाता है, अगर डोडो उड़ पाता तो बच जाता, वैसे ही इंसान को भी पतला होते तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। बहुत अच्छा संदेश आपने डोडो के माध्यम से दिया है। एक आप इसके अलावा क्या कुछ लिखते हैं? आप क्या लिखते हैं? कविता, कहानी, क्या? अच्छा, हिंदी में मेरी रुचि बचपन से रही, लेखन की ओर मेरी प्रवृत्ति ये बाद में शुरू हुई। क्योंकि देखिए, मैं तो बचपन से ना हिंदी में बात करती थी, ना ही भोजपुरी में बात करती थी। मेरे माँ बाप के बीच में वार्तालाप जब होते थे, कभी कभी भोजपुरी में होते थे, लेकिन हम 4 भाई बहन हैं, हमारे बीच में भोजपुरी या हिंदी नाम की चीज, मतलब मैं नहीं कहूंगी थी ही नहीं, लेकिन हम उस भारतीय संस्कृति में पले बढ़े, तो प्रार्थनाएं संस्कृत में, कभी भजन हिंदी में हुआ करता। लेकिन मैं जब तक 6 साल की नहीं हुई तब तक हिंदी के प्रथम अक्षर भी नहीं आते।
तो फिर बाद में धीरे धीरे मैं कह सकती हूँ 6 स्टैंडर्ड से, मतलब यहाँ भी 6 स्टैंडर्ड लगभग उसी 10-11 मतलब साल की पहली उम्र कक्षा से। शुरू हो जाती है वहां हाँ से। हाँ, 6 हाँ, की छठी उम्र कक्षा से। से। फिर उसके बाद छठी कक्षा तक आते आते हम्म, कुछ शब्द आने लगे थे, और HSC तक मतलब 12th आपके हिसाब से 12th तक आते आते हिंदी के प्रति प्रेम और बढ़ता और गया। बढ़ता गया। और जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट करना शुरू किया, मतलब मास्टर्स, क्योंकि BA के बाद जब मैंने मास्टर्स करना शुरू किया, तो जब हमें शोध कार्य करना पड़ा, वहां पर मेरी रुचि जागी। क्या बात है। आप सोच सकते हैं काफी बाद में, सही है। क्योंकि मास्टर्स करते समय फिर धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। काव्य के प्रति मेरी बहुत रुचि है, लेकिन लेखन प्रवृत्ति नहीं है। लेखन प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, पर मैं गद्य लिखना जरूर पसंद करती हूँ। अच्छा, गद्य में क्या लिखते हैं आप? यात्रा वृत्तांत लिखा है, जहाँ जहाँ मैं घूमती हूँ। जैसे पिछली बार मैंने त्रिनिदाद और टोबैगो पर जो मेरी यात्रा रही, वह यात्रा वृत्तांत लिखा था। और साथ में मुझे लघु कथा लेखन अच्छा लगता है। लघु कथा जी। वाह, अब तक कितनी लिखी है? मैंने 3 लघु कथाएं लिखी हैं, और यात्रा वृत्तांत शायद 3। हाँ, वो भी। आशा करते कि आप बहुत सारी लघु कथाएं लिखते रहेंगे। हम एक साहित्यकार के रूप में आपको पढ़ना चाहेंगे, आपकी पुस्तक को देखना चाहेंगे। आपके लघु कथा आप लिख रहे हैं तो उसका विषय क्या है? आप किस विषय पर आपने लिखे? मैं ज्यादातर वर्तमान विषयों पर, जो ज्वलंत है ये मैं कहूँगी, विषयों पर लिखना पसंद करूंगी। एक मेरी मनपसंद लघु कथा यह है सिफारिश। सिफारिश, क्या बात है। सिफारिश जो मूलतः भ्रष्टाचार पर आधारित है। और देखिए, आप इस घमंड में न रहें कि केवल भ्रष्टाचार आपके यहाँ है, हमारे यहाँ भी है। क्या बात है, सही हमारे यहाँ भी है, तो हर जगह है। क्या बात है। हमारी मिली जुली सरकार है मॉरिशस में भी और भारत में भी। नहीं, हम टोंट मार रहे हैं, हम व्यंग्य कर रहे हैं, तो आप इसको गलत न समझें। नहीं, वैसे मैं खुद व्यंग्यकार हूँ। शर्त सिफारिश नाम से व्यंग्य मैंने भी लिखा हुआ है, तो मैं भी व्यंग्य करता हूँ। जी। तो ये भी पत्रिका में व्यंग्यपूर्ण है, व्यंग्यपूर्ण लघु कथा है मेरी। और मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये आप लोगों को बाध्य करता है। कुछ कहानियां या लघु कथाएं ऐसे सीधे सपाट होती हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचने पर बाध्य नहीं करते, लेकिन कथाएं, विशेषकर साहित्य, आपको उस कल्पना से निकालकर और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल, आजकल लंबी कहानियां कोई पढ़ना नहीं चाहता, और ये समय ही कुछ ऐसा है कि वो लघु कहानियां पढ़ सकता है चलते चलते। तो ये क्षेत्र अच्छा है, आप आगे बढ़ते रहे। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और मॉरिशस में आपको कौन सा साहित्यकार पसंद है, या उस संदर्भ? अच्छा, मॉरिशस में आपको पता है पूरे विश्व में, जो अगर आप भारतेतर हिंदी साहित्य को देखें, तो अभिमन्यु आनंद जी का नाम। अभिमन्यु आनंद जी, हाँ। तो वे एक मंजे हुए उपन्यासकार रहे। उनका देहांत हो चुका है 2018 में, दुर्भाग्यवश। तो वो अगर होते तो मुझे लगता है और कुछ लिखते रहते। और लिखते। हाँ, वे एक बहुत अच्छे उपन्यासकार, कथाकार, साथ में अगर कहें, उनका लेखन मॉरिशसीय शर्तबंद मजदूरों के साहित्य के साक्षी है। क्या बात। क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं, कल्पना है उसमें, मॉरिशस को जानना है, हाँ, तो जानना है तो उनका साहित्य पढ़िए। जैसे कि भारत को जानना है, उत्तर भारत को अधिकतर, तो प्रेमचंद का साहित्य पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो उसी प्रकार से अभिमन्यु आनंद, तो उनको तो नाम भी दिया गया है। गोयनका जी ने उनको मॉरिशस का प्रेमचंद। क्या बात है, मॉरिशस का प्रेमचंद। तो ये तो मॉरिशस का, भारत का कौन सा लेखक या कवि आपको पसंद आता है? अच्छा, कवि तो अगर मध्यकाल की बात करें, तुलसी मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। क्या बात। तुलसीदास जी, आदर्श, जी आदर्श लेखन की ओर वो सबसे ज्यादा जाने माने हैं। सूरदास जी पसंद है। और अगर आप आधुनिक लेखकों की बात करें, तो मुझे आंचलिक उपन्यास अच्छे लगते हैं। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
आपको हम ये उनके पास बहुत समय कम है और उन्हें अभी इस समय एयरपोर्ट जाना जी, है, फ्लाइट है। फ्लाइट है, इसीलिए हम अंतिम एक सवाल लेते हैं कि आपको कोई कविता या कुछ बोलना चाहते हैं या कोई लोकगीत की पंक्ति आप बोलना चाहते हैं, उससे हम इसका समापन करते हैं तो समापन बढ़िया रहेगा। अगर कोई याद आती है तो आप बताइएगा। अच्छा, एक बस पंक्ति है। हाँ, मैं बस। बहुत अच्छा गाती नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ये चलेगा फटे हुए पंक्ति साउंड में भी, क्योंकि मैं भी फटे हुए साउंड में गा ही लेता हूँ। तो जब मैंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था, तो मैंने उसकी चर्चा की थी कि हमारे शर्तमंद मजदूर जब भारत से मॉरिशस आए थे, तो एक झूमर बहुत गाया करते। हाँ, झूमर। तो उसके वो उसकी नृत्य के पहली साथ होता है पंक्ति, ना? हाँ, हाँ। उसकी पहली पंक्ति मैं आशा करती हूँ हाँ, याद बिल्कुल रहे। बिल्कुल चलेगा। कलकत्ता से छूटल जहाज, पवरिया धीरे चलो। क्या बात है। तो बस यही है, मुझे याद नहीं आती। पूरा झूमर याद नहीं। मैंने आपसे कहा कि मैं भोजपुरी से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं बोलती बहुत कम हूँ, मैं हिंदी ज्यादा। लेकिन एक पंक्ति में भी ऐसा लगा कि हम उसमें खो जाए, अगर वो पूरी पंक्ति सुन पाते तो बड़ा मजा आता। लेकिन कोई बात नहीं, समापन एक पंक्ति से क्यों न हो। हमें आपने समय दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अगली बार फिर कभी मुलाकात होगी तो हम उनके साथ विस्तार से बात करेंगे। फिर से एक बार नमस्कार।